कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब 2 सप्ताह से भी कम का समय रह गया है। इस चुनाव में दो प्रमुख दावेदार यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं वह बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल अलग है। दोनों ही पार्टियों में से किसी की भी कोई भी एक गलती उनके लिए सांप और सीढ़ी का खेल बन सकती है। चुनाव के तीसरे दावेदार यानी कि जनता दल सेक्युलर, जेडीएस, भाजपा और कांग्रेस में से किसी के लड़खड़ाने का इंतजार बेहद बेसब्री से कर रही है, ताकि इसका कारण मेन यह है कि वह किंग न सही किंग मेकर तो बन सके। जेडीएस की इच्छा पूर्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह राज्य की राजनीति के प्रमुख दावेदारों यानी कि कांग्रेस और बीजेपी अपनी चुनौतियों का सामना किस प्रकार करते हैं। यदि भाजपा या उसके विधायक एंटी इनकम्बेंसी कहें सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी एक ऐसी जमीन पर चल रही है जो कहा जाए तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कुछ हफ्ते पहले राज्य के सामने जितने विवादित मामले थे, अब उतने मुद्दे बचे नहीं हैं। इसका कारण सीधा सा यह है कि पार्टियां मैदान में पूरी तरीके से उतर चुकी है। उदाहरण के तौर पर संशोधित आरक्षण नीति को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी नाराजगी जताई थी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई जगहों पर कथित तौर पर मुसलमानों के लिए आरक्षण हटाने को सही ठहराया है और इस विवाद में फंसाने के लिए कांग्रेस के सामने एक तरह से पेतरे फेंक दिए हैं, चारे फेंक दिए हैं। अमित शाह ने एक जनसभा में यह भी कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चुनी जाती है तो पूरे राज्य में सांप्रदायिक हिंसा होंगी, सांप्रदायिक दंगे होंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कर्नाटक में सांप्रदायिक मुद्दे अपने चरम पर पहुंच गए हैं, यानी कि कहें तो अपने एकदम पीक पर पहुंच गए हैं। अमित शाह के अलावा बाकी नेताओं के नैरेटिव में अचानक बदलाव होना ये काफी महत्वपूर्ण है। इससे यह पता चलता है कि राज्य में तीनों दल बड़ी सावधानी से अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि राज्य के 5.3 करोड़ वोटर के दिल और दिमाग जीतने के लिए राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां क्या क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नजर टुडे। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र, जिसका नाम है प्रजाध्वनि, जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में इसे जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया है। साथ ही बीपीएल परिवारों को 3 रसोई गैस सिलेंडर युगदी, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर मुफ्त देने का वादा किया है। 10 मई को होने वाला मतदान यह तय करेगा कि अगले 5 साल तक कर्नाटक में कौन राज करेगा। यह हमें याद रखना चाहिए कि 1985 के बाद यानी कि पिछले 38 सालों में कर्नाटक के मतदाताओं ने लगातार 5 साल से ज्यादा किसी भी पार्टी को बर्दाश्त नहीं किया है। ऑपरेशन कमल, जिसको ऑपरेशन लोटस भी सुना होगा आपने, उसके जरिए जेडीएस कांग्रेस सरकार गिराए जाने के एक साल बाद 2019 में बीजेपी सत्ता में आई थी। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि सरकार का बचाव वह किस तरीके से करें। यहां तक कि शासन के अपने रिकॉर्ड का बचाव करने के लिए भी उन्हें एक तरह से जोर लगाना होगा। राज्य सरकार के प्रदर्शन का बहुत कम ध्यान गया है, जो कि एक तरह से किसी भी राज्य सरकार के लिए वह या तो कहीं चुनाव में अच्छा हो सकता है फिर बुरा हो सकता है। अब तक बीजेपी का चुनावी अभियान केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित रहा है। आने वाले 2 सप्ताह में पार्टी के कई केंद्रीय नेता प्रचार करने आएंगे। बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि चुनाव के नतीजों को वह अपने पक्ष में कर सकती है। क्या वोटर राज्य के मुद्दों को तरजीह देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बेहद जरूरी है और इसके लिए तथ्य यह है कि कर्नाटक में बीजेपी का नेतृत्व कमजोर है। यह पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निर्भर है।
सत्ता में बैठी बीजेपी की असल चुनौती यह है कि वह कैसे अपने खिलाफ सत्ता विरोधी लहर से राज्य के स्तर और निजी स्तर पर निपटते हैं। और इसका दूसरा पहलू अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो वह यह है कि बीजेपी कैसे भ्रष्टाचार, लिंगायत विरोधी और लिंगायत नेताओं को दरकिनार करने की छवि से निपट पाती है। पिछले साल कर्नाटक के ठेकेदारों के एक एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये बात बताई थी कि राज्य 40% कमीशन आम है। वो यह कर्नाटक में एक तरह से कहें तो यह किसी आम व्यक्ति से भी अगर आप पूछेंगे तो वो इस बात के लिए आपको जवाब दे देगा। सरकारी प्रोजेक्ट का ठेका नहीं मिलता है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्षण साध्वी के पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी के लिए यह बात अहम हो गई है कि लिंगायत नेताओं ने लिंगायत वोट बैंक को लेकर एक बैठक भी की। निजी तौर पर बीजेपी के नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह वोट बैंक अब बिखर गया है, खास तौर से उपजातियों में। ऐसा लगता है कि बीएस येदुरप्पा से कुछ उम्मीदें जागी थी, लेकिन अमित शाह ने यह कहकर उम्मीद को खत्म कर दिया कि चुनाव से पहले वह किसी को भी मुख्यमंत्री नॉमिनेट नहीं करेंगे। और इसका सीधा सा कारण यह भी है और यह सवाल भी उठता है कि क्या बीजेपी किसी लिंगायत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग का जवाब देगी या नहीं। पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे का नाम नहीं बताया है, लेकिन पार्टी के भीतर के विभिन्न पहलुओं को अगर ध्यान देने से समझ पाएंगे आप कि सबसे जरूरी बातें कुछ इस प्रकार हैं। पार्टी साफ तौर पर बैकफुट पर है। बीजेपी का अपना इस समय कर्नाटक में कोई एजेंडा नहीं है। वो केवल कांग्रेस के एजेंडे का एक तरह से जवाब दे रही है। कर्नाटक के उत्तरी जिलों में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को सबसे निराशाजनक मुद्दों के तौर पर उठाया जा रहा है। सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना से जो युवा वर्ग नाराज होने के बावजूद भी भाजपा हर जगह 3 से 4 हजार नए मतदाताओं को टारगेट कर रही है। इसका सीधा सा कारण यह है कि लिंगायत मठ के प्रमुखों पर गौर करने लायक कुछ बात यह है, जिसमें अमित शाह ने कुछ दिन पहले इनसे मुलाकात भी की थी और अभी सत्ता में वापसी को लेकर वह आश्वस्त दिख रही है। और इसका सबसे बड़ा कारक जो है, वो जो इसके खिलाफ जा सकता है, वो है आत्ममुग्धता, एक तरह से कहें तो ओवर कॉन्फिडेंस। और ये बात मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए कह रहा हूं। और उनका विश्वास इस बात से भी बढ़ा हुआ है कि अन्य पार्टियों की तुलना में कांग्रेस के दावेदारों और बागियों की संख्या बहुत ज्यादा है। पार्टी के ओपिनियन पोल को इस बार ज्यादा महत्व दे रही है। उनका नजरिया तब शायद संतुलित हो जाएगा जब पीएम मोदी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना शुरू कर देंगे। यह बात मैं जोर लगाकर इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री और बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो अगर कर्नाटक में प्रचार करते हैं तो उससे चुनाव की हवा बदल सकती है। बीजेपी ने अतीत में कई बार हार के जबड़े से जीत हासिल की है। प्रचार के आखिरी हफ्ते में कांग्रेस के सामने यह चुनौती होगी और यह सवाल है कि क्या वह इस तरह के चुनावी हमले संभाल पाएगी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रुख अपनाती है। क्योंकि कांग्रेस में आत्ममुग्धता एकदम कहें तो तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस के लिए सकारात्मक पहलू एक ये भी है कि उसे कर्नाटक से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रखा है और राष्ट्रीय मुद्दों को वो चुनाव में नहीं ला रही है। कांग्रेस राज्य के मुद्दों पर कब तक फोकस करेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पीएम मोदी और बाकी नेताओं किस ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर कांग्रेस विचलित कब होगी। राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस कर्नाटक के रुख के बारे में कुछ कहा जाना अभी जल्दबाजी होगी। इस बार यह भी बता सकते हैं कि दूसरी चुनौती यह भी है कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की गुटबाजी सार्वजनिक है। कर्नाटक में कांग्रेस एक तरह से कहा जाए तो इससे बिल्कुल अछूती नहीं है। उम्मीदवारों की आखिरी सूची की घोषणा के समय बने जो नाजुक संतुलन से यह जाहिर होता है कि अगले 2 हफ्तों के दौरान यह एकता कब तक बनी रहेगी।
और इसे देखना भी बाकी है। और इसमें एक फैक्टर जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को 2 बार चुनावी जाल में फंसाने की कोशिश की। एक बार तब जब वे आरक्षण सूची में मुसलमानों को हटाने की मांग को जायज ठहराकर कांग्रेस के इस मुद्दे को तरफ खींचने की कोशिश की। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस इस बार कैसी प्रतिक्रिया देती है। अगर बीजेपी के उकसाने के बावजूद कांग्रेस कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो बीजेपी पर उल्टी गिनती शुरू होगी। कांग्रेस लिंगायत समुदाय के उपजातियों के बीच से कुछ वोट बैंक हासिल करने का लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रयास के लिए बीजेपी की प्रतिक्रिया पर ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं कर्नाटक के तीसरे दावेदार जेडीएस यानी कि जनता दल सेक्युलर की। जेडीएस के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इतने सालों में वह कर्नाटक के उत्तरी जिलों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाई है। दक्षिणी कर्नाटक या कहें पुराने मैसूर इलाके में वोक्कालिगा बाहुल के केवल 8 जिलों तक ही इनका विकास और इनकी विचारधारा सीमित रह गई है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस से टिकट न पाने वाले असंतुष्ट उम्मीदवार जेडीएस के टिकट पाकर मैदान में उतरते हैं। जेडीएस के प्रदर्शन पर पैनी नजर इस बार भी रखनी होगी और देखना यह भी है कि क्या जेडीएस अपनी जीती हुई सीटों में इजाफा कर सकती है। किसानों को पार्टी होने के दावे के बावजूद यह एक परिवार की पार्टी बनी हुई है। पार्टी के हालिया मतभेदों से उसे काफी नुकसान हुआ है। पारिवारिक झगड़े को अलग तरीके से अगर रखा जाए तो इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है, एक तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं का जो कॉन्फिडेंस है, वह गिरा है। जब चुनाव में तैयारियां शुरू की गई तो यह माना जा रहा था कि वह किसी तरह तीसरे स्थान पर रहेगी, लेकिन फिर कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों के शामिल होने से अब यह सवाल खड़ा हुआ है कि क्या वो उत्तरी जिलों में अपना जनाधार बढ़ा पाएगी। यदि वो तीसरे जगह पर रहते हुए भी अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका मतलब विधानसभा एक बार फिर त्रिशंकु हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो इस बात का मतलब स्पष्ट जनादेश होगा। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जिस तरीके से 5 साल पहले जो चुनाव परिणाम आए थे, उस समय सरकार कैसी बनी थी और किस तरीके से प्रचार, माफ कीजिएगा, परिणाम के दिन जिस तरीके से चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या जेडीएस हो, इन तीनों ही पार्टियों के तमाम नेता दिल्ली का रुख बरोबर कर रहे थे। फिर कुमार स्वामी के नाम पर सहमति बनी और वो मुख्यमंत्री बने। इसके बाद की कहानी आप सभी जानते हैं। इसी तरह की तमाम जानकारी, तमाम सूचनाओं के लिए देखते रहिए नजर टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।